अभी तो जुर्रत-ए इज़हार का सलीका है, सदाकत कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं वाच पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान अज़ान अली खान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे और रब इज़्ज़ुल जलाल से आपकी खैरियत मुझे नेक मतलूब है। नाज़रीन कराम, हज़रत उमर से मंसूब एक कौल है कि एक सरदार अपनी कौम का खादिम होता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पर कबायली मशरान, सरदारान, सरबराहान खुद को खादिम नहीं बल्कि हाकिम समझते हैं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, एक ऐसी कबायली सियासी समाजी शख्सियत है जो एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जो बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन अजला में शुमार किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी है, वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर हेल्थ का जो फुकदान है वो सबके सामने है, वहाँ पर अमन अमान नहीं है और वहाँ पर खाना जंगी का कॉन्सेप्ट बहुत अरसे से वहाँ पर पाया जाता है। ये जो कबायली शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है वो खुद इस कबायली जंग से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, वो जलावतन रहे हैं, उन्होंने अपने भाई को खोया, अपने वालिद को खोया, मगर उसके बावजूद भी वो वापस अपने इलाके में आए और कहा कि मैंने आने वाली नस्लों के लिए इल्म के चिराग को जलाना है और यहाँ पर इल्म की रोशनी को फैलाना है। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस और इदारे कायम किए और उनकी तगदो आज भी जारी है। आज हमारे पॉडकास्ट में जो शख्सियत है वो है अहमद खान गिब्ज़ई, जो कि अपने कबीले के सरदार भी है, सरबराह भी है, हमारे पॉडकास्ट के मेहमान खास है। उनके साथ गुफ्तन करेंगे, निशस्तन करेंगे और यही से ही बर्खास्तन कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि सरदार अहमद खान गिब्ज़ई कौन है? अहमद खान गिब्ज़ई या चिज़ई एक इंसान है। ठीक है। अब इंसान का तशरीह करना तो मेरे ख्याल में किसी के बसात में नहीं आता कि इंसान कौन है, क्या है, और अल्लाह का एक बंदा है जो अल्लाह ने ख़ुद तख्लीक किया है। बस ये ठीक मेरी है। अच्छा साहब, मुझे शनाख्त ये है। बताएगा कि आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन कहाँ से हासिल किया? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद मास्टर्स में इंग्लिश ऑनर में दाखिला लिया। 1 साल तक पढ़ा और उसके साथ ही लॉ भी कर रहा था, तो 1 साल लॉ का भी मैंने पढ़ा है और उसके बाद मैं मदीना यूनिवर्सिटी, रियाज़ यूनिवर्सिटी सॉरी, चला गया पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं पढ़ सका। प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से बताएगा। जी, प्राइमरी मैंने क्वेटा और चमन से किया है। क्वेटा और चमन से किया है। जी। आपके इलाके के बारे में बताएगा, वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस की क्या हालत है? वहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ पाते जब वो पढ़ना चाहे? बदबख्ताना कोई 36 साल से हम पे एक उफ्ताद आन पड़ी, तो उस वजह से जो हमारे मुखालिफिन थे वो हुकूमत में भी थे और सियासी लोग थे, तो उन्होंने हम पे इल्म के, दरवाजे। अस्पतालों के और हर किस्म का हम पे दरवाज़ा बंद किए रखा। अच्छा। जी। सरदार साहब, मुझे ये बताएगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपके वालिद, आपके दादा, उनको ये सरदारी का लक़ब किसने दिया था और उनकी तारीख़ क्या है? है अज़ान साहब, हम सरदार नहीं है। मेरे कोई 8 पुश्त से ये हमारे कौम के खिदमत के लिए कौम ने हमें चुना और हम वही कौम की खिदमत करते चले आ रहे हैं। आज से तकरीबन कोई 1834-39 में जब अंग्रेज़ अपना जनरल इंग्लैंड की सरकर्दगी में फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार हुआ। फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार में शाह शुजा को लेके काबुल जा रहे थे, तो खलज़ई के मुकाम पे तरीनो सैयदो के साथ मेरे दादा मदद खान गुलिस्तान से 4000 कौमियों के जाके अंग्रेज़ के खिलाफ लड़े। अच्छा, 1839 की बात है ये। 39। आपके दादा का नाम क्या था? मदद खान। मदद खान। जी, उसके बाद मेरे फिर तीसरे पुश्त में अकबर खान मेरे दादा थे, जो 1888 में फिर अंग्रेज़ों के साथ सेकंड एंग्लो अफ़गान वार में। फिर इसके बाद जब ये इलाका हिंदुस्तान में आ गया, तो मेरे दादा ज़कू खान फिर हिजरत करके चमन से कोई 20 किलोमीटर आगे वहाँ पे मुकीम हुए और फिर अंग्रेज़ों के साथ लड़ते रहे। इनायत कारी।
नहीं, हम्म, इन अतला कारेज में हमारी ज़मीनें थी। हम्म, वो ज़मीनें हमने अपने वहाँ के जो लोग रहते थे उनको हम्म, बसगरी पे दे दी, हम्म, जिसमें एक ख़ानदान, ये नूर मोहम्मद जो अफ़गानिस्तान से आया था, हम्म, जो महमूद खां का दादा था, हम्म, और कोई 6 एकड़ ज़मीन हम्म। जो इनका घर अभी है, ये ज़मीनें सब हमने इनको बसगरी पे दी और हम फिर चले गए अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ने। अच्छा, ये जो आपने सरबराही की बात की है, कबीले की सरबराही की, क्या आपने काम खिदमत करते रहे हैं अपने ये कबीले की, इसीलिए उन्होंने हमें सरबराह चुना। सवाल ये है कि कुछ लोग ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है पश्तूनों के अंदर कि जो मलक है, खान या नवाब है, सरदार है, वो अंग्रेज़ों की चापलूसी की मद में उनको ये ओहदे मिले हैं, तो फिर आपकी तारीख में ऐसा क्या फ़र्क आया? बिल्कुल, ये तो आप भी सही फरमा रहे हैं। हुँ, जो नवाब, सरदार, खान, जो अलकाबात थे वो बमाए तनख्वाह के हुँ, अंग्रेज़ से मुतयन होते थे और अंग्रेज़ ये तनख्वाहें देते थे। हम तो अंग्रेज़ जिधर आता था हम उससे लड़ के फिर वो जगह छोड़ देते थे या वहीं मुकीम रहते थे। एक 50-60 साल तो वहीं मुकीम रहे, हमने लड़ाई की अंग्रेज़ के साथ। अच्छा, और उसके बाद फिर जब इलाका सारा हिंदुस्तान में आ गया तो हमने हिजरत की और वहाँ से भी हम लड़ते रहे। तो अंग्रेज़ के दस्तूरत से हम हमेशा बाहर रहे हैं। अच्छा, जी, यानी उनकी पुश्त आप लोगों की नहीं थी, उनकी सपोर्ट आपके पास नहीं थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के कबीले सपोर्ट नहीं, हुँ, हम इनके साथ लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए। अपनी आज़ादी के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए। जो ज़मीन उन्होंने कब्ज़े में ली थी उसके लिए। जी, उसके खिलाफ आप लोगों की मुज़ाहिमत, ये जी, आप जी, लोगों की तारीख है जो आप हमें जी, बता रहे जी। हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपके इलाके के हवाले से ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि वहाँ पर कबायली लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। आप खुद भी इससे मुतासिर हुए हैं। तो आपका कबायली लड़ाई झगड़ा आपके ख़ानदान का, आपके कबीले का किसके साथ था? और कितने लोग इसमें मारे जा चुके हैं और अभी क्या हालात है? फैसला हुआ है अभी तक या नहीं हुआ? ऐसा है कि आपको तारीख में थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। हुँ, ये कोई 78 से हुँ, अफ़गानिस्तान में इनकलाब आया। इनकलाब जब आया, कम्युनिस्ट बरसर-ए-इक़्तिदार आए, हुँ, तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो उनके हुँ, अलायकार थे कम्युनिस्टों के, हुँ, उन्हीं नज़रियात के लोग, हुँ, उनको एक टास्क दिया गया कि यहाँ से जो पश्तून आ रहे हैं जहाद के लिए हुँ। अफ़गानिस्तान रूस के ख़िलाफ़, तो उनको एलिमिनेट किया जाए, उन लोगों को मारा जाए। जो मुजाहिदीन जाते थे यहाँ से। जो मुजाहिदीन, तो चूँकि हम मुजाहिदीन की सपोर्ट में थे, हुँ, वो महाजिरीन की सपोर्ट में थे, हुँ, तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी की शय पे यहाँ पे एक सिलसिला चल पड़ा। ये सिर्फ मेरे वालिद साहब और 2 भाई शहीद नहीं हुए। हुँ, कोई ये मेरा वालिद साहब 19वाँ आदमी था कि उन्हीं कम्युनिस्टों के हाथों शहीद हुए, हुँ। जो नजीब और नूर मोहम्मद तरक्की और कम्युनिस्टों के शय पे यहाँ पे सरकर्दा लोगों को टारगेट कर रहे थे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि महमूद खान अचकज़ई और आप लोगों के ख़ानदान के दरमियान जो कशीदगी बनी है, जो आप बता रहे हैं कि उनके कहने पर, उनकी इमा पर ये सब कुछ किया जा चुका है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई और कितने लोग इस जंग में शहीद हुए या मारे गए आपके कबीले के और उनके कबीले के? मैंने आपको अर्ज़ किया हुँ, कि खैर महमूद खान का नाम तो अभी आपने ले लिया, मैं भी उसको थोड़ा तफ़सील से आप बताएँगे। हाँ। जारी रखूँगा। हुँ, ये महमूद खान जो तख़ल्लुस उसका अचकज़ई है, हुँ, उसने कोई तकरीबन कम्युनिस्ट हुकूमत के जितने भी सरबराह थे, हुँ, उनके साथ उसकी साज़बाज़ चल रही थी हुँ। और इन लोगों को जो मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे या माजरीन को सपोर्ट कर रहे थे, तो आप लोग मुजाहिदीन सपोर्ट करते थे उस हम टाइम पे? मुजाहिदीन और माजरीन को सपोर्ट कर रहे थे। यानी मुजाहिदीन से ज़्यादा हम माजरीन को, कोई तकरीबन 2 लाख के करीब माजर हुँ, हमारे तहसील में हुँ, आके आबाद हुए, हुँ, जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे कि वो रहे। हुँ, बेसर व सामानी में आए तो वो पश्तून है, आ गए। तो उस पे हुँ, महमूद खान और उनके साथियों ने हुँ। मिल के मेरे वालिद साहब और 2 भाइयों को शहीद शहीद कर किया। दिया। और इससे पहले ये ना कब की हमारा, बात है? ये 1990 सितंबर 20 सितंबर 1990। अच्छा। लेकिन मैंने आपसे फिर ये पूछा कि इस कबायली कशीदगी में या कशाकश में अभी तक कितने लोग जान से गए? उसमें तो हिसाब
कोई है नहीं। आपके खानदान के कितने लोग शहीद हुए हमारे खानदान के तकरीबन कोई 50 के करीब, और आपके कबीले के? कबीले के, खानदान के इतने, खानदान के कोई 3 आदमी 4 आदमी। कहा जाता है कि 300 से 400 बंदे इसमें शहीद हुए। बिल्कुल। असल में मैंने नुसला खान ज़ेरी से एक पॉडकास्ट किया था, मैंने सवाल किया कि ये कहा जाता है कि जब आप लोग कारकुनान थे तो आप लोग गुलिस्तान या किलाबला जाया करते थे अपने चेयरमैन साहब के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ मैं खुद गया हूँ, मेरे भाई गए हैं, हम ईद के मौके पर उनके पास जाते थे, हम लड़ते थे, हमारे कारकुनों ने शहादतें दी है, हमने कुर्बानियाँ दी है एक जमात के लिए, एक नज़रिए के लिए। तो ये सियासी जो आपके कारकुनान है या जो फिर आप सियासत करते हैं उसको किसी मुखालिफ कबीले के खिलाफ इस्तेमाल करना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हमारी तो यही मुखालफत यही है कि अब सबसे पहले महमूद खान ने हमीरज़ई कौम को इस्तेमाल किया, जिसके साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक क्यों नहीं है? उनका ताल्लुक अपना इसलिए नहीं है, कबीला ये नहीं है? कज़लबाश है। कज़लबाश है ये। कज़लबाश है, ये समद खान का बेटा है। समद खान नूर मोहम्मद का बेटा है। नूर मोहम्मद गुलाम अली। शाबाश, गुलाम अली कज़लबाश का बेटा है नूर मोहम्मद। अच्छा। तो इसने पहले हमीरज़ई कौम को इस्तेमाल किया, उसके बाद पूरे पश्तून कौम को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया और रंग ये दिया कि ये पार्टी के अगेंस्ट ये लोग लड़ रहे और इनको हुकूमतों का ब्लेसिंग है, इसलिए पार्टी हमारे साथ मिलके इनके खिलाफ वो मुकाबला कर। तो ये तो हमेशा बात करते हैं कौम परस्ती की, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आती कि एक पश्तून दूसरे पश्तून के खिलाफ अपनी सियासी मफादात के लिए लड़ रहा है। अब जैसे आपने बताया कि कॉलेज स्कूल या हम वहाँ पे जो तामीर कर रहे हैं, ये अभी भी हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से, किस तरह मुश्किलात पैदा कर रहे हैं आपके रास्ते में? मुश्किलात, अभी मैंने एक किताब शाये की है। बिल्कुल। किताब एक बैनुल-अक़वामी किताब है, वाशिंगटन से बीजिंग तक। आप सिर्फ हमारे पेजों पे चले जाए और उनके कारकुन जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो फेक आईडी इस्तेमाल करते हैं, आप सिर्फ उनका ज़रा अंदाज़ा, बल्कि इनका तो नाम ही पड़ा है गालम गलोच पार्टी। आप ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं या आपका ये जो दावा है कि महमूद खान अचकज़ई नहीं है, कज़लबाश है, सवाल ये है, लोग कहते हैं कि आप हमें कोई तारीखी रेफरेंस दें, कोई रिटर्न में दिखाए कि वो वाकई में कज़लबाश है। अगर वो कज़लबाश होते, अचकज़ई ना होते, तो हज़ारों की तादाद में अचकज़ई अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में इनकी हिमायत कभी ना करते। अगर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आपको नूर मोहम्मद का भाई मिला, नूर मोहम्मद की बहन मिली, मैं अपने दावे से दस्तबरदार हूँ। इनायतुल्लाह कारेज़ में अगर कोई मिला, इनायतुल्लाह कारेज़ में, पूरे हमीरज़ई कौम में अगर इसका कोई भी रिश्तेदार मिले, माँ सिवाय औरतों का रिश्ते का, अगर कोई भी खूनी रिश्ता महमूद खान का मिले, मैं अपने दावे से दस्तबरदार। आप माफ़ी मांगेंगे अगर वो साबित कर दे कि वो अचकज़ई है? माफ़ी तो मैं तब मांगूंगा जब हम पूरे मामले की तह तक पहुंचेंगे। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं साबित कर सकता हूँ कि अभी तक गुलाम अली का इमामबाड़ा कंधार में मौजूद है। अभी तक मौजूद है कंडरात इसके। अच्छा। हाँ। लेकिन ये भी सवाल है कि आप खिदमत करते हैं, आवाम को शऊर देने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए आपकी जद्दोजहद, आपकी तगदो सबके सामने है, आपने दुनिया देखी है, दुनिया गोमी आप गए। सवाल यहाँ पर जो लोग करते हैं कि आप भी वेल एजुकेटेड है, महमूद खान अचकज़ई ने भी पूरी दुनिया देख ली, अपोजिशन लीडर है, होना नहीं चाहिए कि दोनों मशरा मिल बैठ कर ये मसला हल कर दें? मतलब हमारी तरफ से तो आप यकीन करें कि ये जो इसने मेरे वालिद साहब और 2 भाइयों की शहादत की, मैंने 15 दिन के अंदर अंदर 2,500-3 हज़ार पश्तून कौम के जितने भी सरकर्दा थे, सरबराह थे, मैंने बुलाए और उनके सामने ये अपना मुद्दा रखा कि मैं बहैसियत, उस वक्त मेरी उम्र 30 साल थी, कि मैं बहैसियत, मेरे भाई जो है ये छोटे थे, कि बहैसियत एक यतीम आपके सामने खड़ा हूँ। हमारा घर आज तक आप लोगों के मसले हल करता था, आज हमें ये मसला दरपेश है, ये हमारा मसला खुदा के लिए हल कर दे। फिर मसला ये है, उन्होंने पूछा मसला क्या है, मैंने कहा मसला ये है कि महमूद खान ने मेरे भाई, 2 भाइयों और मेरे वालिद को कत्ल किया। महमूद खान ने कत्ल किया आपके भाई और 2 भाइयों को? हाँ, यानी महमूद खान उसकी सपोर्ट थी। मतलब देखिए, महमूद खान ये हुकूमत जो कर रहा है, अब इसको तो आप इल्ज़ाम प्रेसिडेंट पे तो नहीं लगा सकते कि प्रेसिडेंट ने मार दिया। इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व हो सकते हैं।
इन्वॉल्व हो सकता नहीं है हम, बल्कि जिन्होंने मेरे वालिद साहब को कत्ल किया उन्हीं का स्टेटमेंट है कि हमारा गुलिस्तान में नातुल्ला कारज में 1 इंच जमीन न थी, न हमारा कोई मसला था। ये सब कुछ हमने इसी के इमा पे किया। फिर जब आपने अपने मशवरा से कहा तो उसमें कासम खान भी था, कासम खान, उसमें रसालदार था, मलक अब्दुल्लाहद भी था, अब्दुल्लाह खान, ये सारे अमितजई भी थे और पूरे पश्तून कबाइल थे। ठीक है। तो उसमें बाराम खान ने बहुत शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि आप लोग आज तक पश्तून के मजलूम पश्तून कौम के आज तक किसी पे उस जालिम पे कोई मेड़ मरका नहीं किया। ये मेरा मरका है जालिम पे कि तुमने मेरे वालिद और 2 भाइयों को कत्ल किया, शहीद किया। या मुझे बताओ कि तुमने कत्ल क्यों किया है? अगर किया है भी मेरी तरफ से, हमारी तरफ से माफ है। ठीक है। अगर नहीं किया है हमें दलाइल दे दो कि आपने नहीं किया, कि आपने नहीं किया। ठीक है। अगर वो भी नहीं कर सकते, जो कमजोर तरीन रास्ता है वो शरीयत है और हुकूमत है। आए हम आपके साथ केस करते हैं, हुकूमत करते हैं और शरीयत करते आए। तो यहाँ पे बाराम खान, करीम जान, मोहम्मद अली, करीम अलीजई, अब्दुल खुदाई मीर, ये 5 आदमी गए। खान साहब जो था वो लोरलाई में था या मुस्लिम बाग में था। वहाँ पे इन्होंने बताया कि ये हम आए हैं, जबकि मुझे 3 दिन के बाद मोहम्मद अली का जो किलाबला के उस तरफ उसका घर है, उधर से इन्होंने मुझे इतला भेजी कि हम तो खान साहब के पास गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर हम माफ़ी चाहते हैं, आपके पास नहीं आ सकते। हमें खान साहब ने कहा कि ये इतना मामला नहीं है, ये वोट ख़त्म हो जाएगा, फिर बाद में देखेंगे। तो फिर बाद में आपने दोबारा रब्ता किया? द रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा, अभी चूंकि लोग ये चाहते नहीं होंगे कि आप लोगों के दरमियान सुलह हो जाए, हमारे प्लेटफॉर्म से आप महमूद खान अचकज़ई को सुलह के हवाले से क्या पैगाम देंगे? देखिए, सुलह अब सोशल मीडिया का नहीं रहा, इसमें पश्तून रिवायत है ना। अब इस प्लेटफॉर्म पे मैं उसको कोई दावत दूंगा, न दावत का वक्त गुजर गया। मैं जब से आया हूँ 3 साल तक मैं मुसलसल इसको दावतें देता रहा। मतलब आपकी तरफ से 3 साल तक मुसलसल कोशिशें होती रही कि सुलह हो जाए महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ? मैं एयरपोर्ट पे जो ही उतरा, ये लोग गवाह है, जो ही उतरा वहाँ पे कोई 50 के करीब रिपोर्टर्स, कोई 1,500 के करीब लोग आम शहरी थे, जो आम शहरी थे, वो खड़े थे। एयरपोर्ट से बाहर निकल के मैंने ऐलान किया कि मैं कौम के लिए 3 नारे लाया हूँ, अमन, कलम और तरक्की, ये 3 चीज़ें। और मैंने कुछ फंड का भी ऐलान किया गालिबन। उसके बाद मैंने कहा कि सबसे बड़ा मैं ये लाया हूँ आपके पास कि अमन की खातिर मैंने और हमारे ख़ानदान ने, हमारे कौम ने महमूद खान को मेरे वालिद साहब और भाइयों के खून उस पर माफ़ कर दिया। आपने उस वक्त ये बात कही थी? उस वक्त ये पूरी दुनिया ने सुनी है। फिर इसके बाद 3 साल तक मुसलसल मैं यही कहता रहा, लेकिन उसने इसका गलत फ़ायदा उठाया। जहाँ पे भी हमारे अजीज़ रिश्तेदार कोई है, कोई मामूली तल्ख़ कलामी का भी, ये जाके उनको मदद करता है और उनको वरगलाता है, उनको सपोर्ट करता है। आपने कहा था कि जब हमारी लड़ाई थी तो 7,000 से 8,000 के लोग हमारे गाँव पर हमलावर हो जाते थे, तो आप लोग उस वक्त तक मुकाबला कैसे करते थे? आपको सपोर्ट करने वाले कौन थे? आपके पीछे कौन थे? हाँ, शाबाश। ऐसा है कि 10,000, 8,000 ये वज़ीरिस्तान से लेके हेलमंद तक ये लोग हम पे हमलावर होते थे। आपके गाँव में? गाँव पे। ये कोई 15-20 किलोमीटर का रेडियस। हमारा मुकाबला ये था कि जो
मुजाहिदीन थे। यानी मुजाहिदीन वो जो आप या वो बोल रहे हैं। अब कंदाहार का जो एयरपोर्ट है वो हमारे मुजाहिदीन ने, जो मेरे रिश्तेदार, जबकि इंचार्ज मेरा चचाजाद भाई था, तो कंदाहार का एयरपोर्ट हमारे हाथ में लगा। और फिर यहाँ पे गुलिस्तान में हम तकरीबन कोई 50,000 के करीब ख़ानदान है। यानी आप तोबा चिकज़ई से लेके स्काम कार्ड तक ये कोई 150 किलोमीटर का फासला है। इसके दोनों तरफ हमारा कौम आबाद है। अच्छा जी। आपने कहा कि महमूद खान अचकज़ई कज़लबाश है। अगर वो कज़लबाश है तो लाखों की तादाद में पश्तूनों को अपना रहनुमा, अपना लीडर क्यों समझते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती। ऐसा है कि ये प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का हाँ। आसिफ अली जरदारी साहब है। तो 25 करोड़ लोग पीछे उसके। नहीं, लोग सपोर्ट तो नहीं करते, हिमायत तो नहीं करते उनको। हिमायत तो अब आप हिमायत तो आप नहीं कह सकते। एक तरफ तो इसका जो ग्राफ था वो आधे बलूचिस्तान का था, और आज एक सीट उसको भी बीक में मिली है। बीक से मुराद जो ये एजेंटी करता है। किसकी? एस्टेब्लिशमेंट की। आपको लगता है कि महमूद खान अचकज़ई की जो सीट मिली है वो फौज की मर्जी और मंशा से मिली है? बिल्कुल मिली। आप जरा रिकॉर्ड देख ले, अयूबी साहब का स्टेटमेंट ले ले, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस अभी जो वो काम कर रहा है बलोच पश्तून को लड़ाने का, ये किसके इमा पे? वो तो अपने हक के लिए बात करते हैं कि पश्तूनों के साथ इंसाफी हो रही है। कौन सा हक? ये आप अंदाजा लगा ले कि रियासती बलूचिस्तान जो है, रियासती बलूचिस्तान बड़ा है या ब्रिटिश बलूचिस्तान? और नहीं, ब्रिटिश बलूचिस्तान बड़ा है या रियासती बलूचिस्तान? रियासती बलूचिस्तान। तो रियासती ब्रिटिश बलूचिस्तान तो एक टुकड़ा जो अफगानिस्तान से कट के आया ड्यूरन लाइन और गंदमक के मादे में, वो हिस्सा है। बाकी जो ब्रिटिश बलूचिस्तान, अगर चागी वगैरह को शामिल किया जाए तो वो तो बलोच एरिया है। ऐसा ही। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि एक आदमी असेंबली में आता है आंखें मलते हुए और ऐलान करता है फिलबदी के क्वेटा हमारा है। क्या हुआ? और उसके रिपरकशन में आपने देखा कि क्वेटा में अभी तक क्या हालात है। पश्तून मस्तूंग से आगे नहीं जा सकता, यहाँ इस रोड से नहीं जा सकता, सक्कर वाले से, लोरलाई वाले रोड से नहीं जा सकता। एक तो तुम अगर कौम को लड़ा रहे हो तो कौम को ऐसा कोई जरिया तो बताओ, हल बताओ कि तुमको तहफ़्फ़ुज़ इस तरह से मिलेगी। और तुम तो गबीज़ई के मुकाबले में हार गया, जबकि तुम्हारा वक्त था, जोबन था, सब कुछ तुम्हारे पीक पर। 15 वजीर थे तुम्हारे, और तुम अपने घर नहीं आ सकते। पार्टी के कारकुनान आते थे। पार्टी के कारकुनान भी बेचारे वो अभी दावा कर रहे हैं कि हमारे 500-600 आदमी मरे। और अच्छा। महमूद खान कह रहा है कि तुम लोगों को किसने दावत दी, क्यों आए तुम लोग, बुरा किया कि तुम लोग आए। अभी पार्टी को ये सिला दिया। आपने कहा कि महमूद खान अचकज़ई इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर या उनकी अशरवात से आए हैं पार्लियामेंट में, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि महमूद खान अचकज़ई तो 93 में भी, 2008 में भी, 13 में भी कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं, 18 में इनकी हुकूमत बनी है, तो क्या वो भी फौज की मर्जी और मंशा से बनी थी? ऐसा है कि आप अगर ज्यादा कुरीद रहे हैं तो इसके ऐसे लूप होल्स है। वो बताएगा? वो भी बता दो। हाँ, वो बताएगा ना, क्योंकि हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। देखिए 2013 में जब इसकी हुकूमत बनी, 18 में, 13 में बिल्कुल 13 में जुमेरा बीच होटल में $8 मिलियन महमूद खान ने CIA से लिए, और उसके बाद यहाँ पे 14 सीटें उसको मिली और हुकूमत मिली, और उसके बाद DHA का और जितने भी फौज के मफाद में काम थे वो इसने किए। DHA क्वेटा रूल्स जो बताते हैं, जो पास हुआ है, और उसी का आज हम भुगत रहे कि अब फौज को ये इख्तियार दिया गया कि आप जिधर भी चाहे वहां पे अपना
रिट कायम कर सकते हैं और वो जगह आप ले सकते जमीनें ले सकते हैं। ले सकते हैं। नुसरत ज़हीरी ने कहा कि ये हमने नहीं किया, ये कोर कमांडर साहब की ख्वाहिश थी। हक तो की तो तुमसे। रास्ता ये बने, पार्लियामेंट में उन्होंने कानूनी और आईनी हाँ, हैसियत दी। तो तुम कोर कमांडर ने कहा, तुम लोगों ने कर लिया। और इस हवाले से भी लोग बड़ा तनकीद करते हैं कि उस्मान आला को जब शहीद किया गया, कुछ आवाज़ें ये कहती है कि मैं भी पार्टी के अंदर से कोई ऐसा शख्स मुलव्वस हो जो उस्मान आला के कत्ल का जिम्मेदार हो। आपको क्या लगता है कि उस्मान आला की शहादत के पीछे क्या रियासती इदारे हैं या पार्टी में से कोई शख्स है? महमूद खान है। उस्मान आला का कातिल महमूद खान अचकज़ई। महमूद खान अचकज़ई। क्यों? हम्म। उसने पूरे मजमे में ऐलान किया कि लाला का कातिल मुझे मालूम है, अगर कोई संजीदा और शख्स मैं बनू के जलसे में बता दूंगा। अरे बदबख्त आदमी, तो 3 महीने के बाद तुम क्यों बता रहे हैं? बेटे इधर बैठे हुए हैं, भाई है, चचाजाद है, कौम है, कबीला है, तो अभी क्यों नहीं बता रहे? तुम 3 महीने के बाद बता रहे हो। अभी भी नहीं बताया तो? यानी 3 महीने तो उसने वादा किया। जैसे अभी तुम 1 महीना पहले ऐलान करते हो कि बलूचों के खिलाफ हम एक जरगा करेंगे, तो 1 महीने के बाद तुम क्या गुल खिलाओगे? और यही जरगे पूरे, यानी यारों तक की जगह में, एक छोटी सी जगह में उसने जरगा किया। पशीन में, चमन में, लोरलाई में, हर जगह इसने, ये सिर्फ इसलिए कि जरगे का वक़्त ख़त्म करे, अफादियत जरगे का ख़त्म करे, जरगे को बदनाम करे। यानी आज आधे से ज़्यादा पश्तून जो है, आपके ख्याल में इसके जरगे पे लबैक करेंगे या उसके लश्कर बनाने पे? लश्कर तो इसका बन गया। नजीब ने 5000 फौजियों का पैसा और राशन सब कुछ दिया कि मैं, इसने वादा किया कि मैं पंजाब के साथ लड़ूंगा, और वो आया गुलिस्तान में, गैबिज़ों के घरों पे हमलावर हुआ, और अल्लाह का कुदरत के वही छोटी सी कौम उसको इतनी दंदान शिकस्त हुई कि वो अभी तक याद कर रहे हैं। इबरतनाक शिकस्त हुई है। बिल्कुल। अच्छा, जो पश्तूनख्वा नेशनल आर्मी पार्टी बनी है, जो खुशाल खान काकड़ ने अपनी एक अलग जमात बनाई है, जिसके चेयरमैन खुशाल खान काकड़ साहब है, कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से जो अरकान या जो उनके दोस्त अलग हुए हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट पर ईमा पर अलग हुए ताकि पश्तूनों का जो लीडर है महमूद खान अचकज़ई, उसको कमज़ोर किया जा सके और पश्तूनों में दरार पैदा की जा सके। ऐसा है कि अभी आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया। बिल्कुल। तो ये उस वक्त अगर पार्टी में जमहूरियत होता, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते और ये उनकी बात माता अपनी हटदर्मी पे कायम नहीं होता। ये तो फिरौन है। ये आप इसको क्या समझ रहे? ये तो ये इन लोगों को खस व खाशाक की तरह समझ रहे हैं। इसमें तो यहाँ तक इंसानियत का एक बूंद भी नहीं है। क्योंकि अब देखें, आप पश्तून को अगर समझना चाहते हैं, आप पश्तूनों से बात करें, उनके रस्म रिवाज, उनके आदाब, मजलिस और रख रखाव, इनका आप कभी भी आप इनसे बात करें तो इनका अंदाज ही कुछ और है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये अब तक घर में फारसी बोल रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई के घर में फारसी बोली जाती है। मुझे बताओ कि कोई अचकज़ई किसी के घर में फारसी बोली जा रही? लेकिन लोग फिर कहेंगे सबूत, फारसी पर सबूत नहीं फारसी बोल रहे हैं। आप जाए उसके घर में देखे तो फारसी बोल रहे हैं। अच्छा, क्या ये बात सच है कि खुशाल खान काकड़ ने आपको दावत दी है कि आप पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें? नहीं, इस बात में कोई सदाकत नहीं जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही है। नहीं, अगर वो दावत देते हैं, क्या इम्कानात है कि आप उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें? नहीं, मैं कभी भी न सियासी पार्टी में शमूलियत की है, न अभी मेरा कोई इरादा है। क्योंकि सियासी पार्टी में शमूलियत या शामिल होना
फॉर्म 47 है। सारे फॉर्म 47? बस आप मैंने बोल दिया। मतलब जो मौलाना साहब बने हैं, महमूद खान अचकज़ई बने, खुशहाल खान काकड़ बने, वो सारे फॉर्म 47 वाले? देखो, मौलाना साहब डेरा इस्माइल खान से गिरे पशीन में अटके, एमल वली खान सेनेटर बलूचिस्तान से बने, कोयटा में अटके। तो इस तरह ये जो है, ये तोबे में इसको ये अयूबी का सीट था, वो दे दी। लाख इख्तिलाफात हो जी साहब महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ, लेकिन अगर आप इतना सख्त रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर मामला तो पॉजिटिव वे की तरफ नहीं जाएंगे। तो आपको तो चाहिए नहीं कि आप थोड़ा बहुत नरम लहजा रखिए, तो तभी हालात बेहतर हो सकते हैं। नरम लहजा तो मैंने रखा था, लेकिन अगर ये अब भी इंसान बने, अब भी नरम गोशा में मेरा होगा। आपके दिल में है? बिल्कुल। महमूद खान अचकज़ई एक तरफ, लेकिन पश्तूनों के दो बड़े कौमी लीडर्स हैं जो इस बेल्ट में KPK में और जनूबी पश्तूनख्वा में माने जाते हैं। एक है बादशाह खान, दूसरे है समद खान अचकज़ई। समद खान अचकज़ई 33 साल जेल में रहे, बादशाह खान 37 साल जेल में रहे, पश्तूनों के लिए कुर्बानियाँ दी है, पश्तूनों की आज़ादी के लिए, तालीम के लिए जदोजहद करते रहे। तो आप इन दो रहनुमाओं को मानते हैं या फिर आप समद खान से फिर इख्तिलाफ रखते हैं? ऐसा है कि बादशाह खान का सिर्फ मैं ये मानता हूँ कि उसने तालीम के सिलसिले में खिदमत की है, कोशिश की, लोगों को तालीम दी है। उससे भी मेरे बहुत इख्तिलाफात हो सकते हैं बादशाह खान से। समद खान का एक काम मुझे बता दे कि ये काम उसने कौम के लिए अच्छा किया, कौम की आज़ादी के लिए जदोजहद करते रहे, शऊर देने में किरदार अदा किया। शऊर से बढ़ के कोई चीज़ हो सकती है? कौन सी शऊर? कि वो एक सहाफ़ी के तौर पर लिखते थे, आवाम को बताते थे कि हमारे पर जुल्म जबर है, अच्छा, ये काबिज़ कुव्वत है जो हमें गुलाम बनाना चाहती है। और ये इसी तसलसल में उसके चारों बेटे जो है, वो कोई इंग्लैंड में पढ़ा, कोई माल्टा में पढ़ा। वो तो आपका बेटा भी इंग्लैंड से पढ़ के आया, तो उसमें मैं तो मजदूरी की है, उसने तो मजदूरी नहीं की। आपने क्या मजदूरी की? आपका ज़रा मदन क्या सोर्स ऑफ इनकम क्या आपका? मैं सैटेलाइट ऑपरेटर था। तुरैया टेलीफोन सुना है? तुरैया टेलीफोन का मैं सर्विस प्रोवाइडर था। मेरी पार्टनरशिप थी तुरैया कंपनी के साथ। अच्छा। वो शुरू दिन से मेरा 4-5 लाख डॉलर महीने का आमदन था। ये कब की बात है? ये 2001 की बात है। उस वक्त आपकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज्यादा थी। आजकल क्या आपकी सोर्स ऑफ इनकम? आजकल मैं मुतमईन हूँ। मुतमईन तो है, पैसे कहाँ से आते हैं? बहुत पैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकम क्या है ना, जराए कौन से? इनकम मैंने कमाया था, वही खर्च कर रहे हैं? खर्च कर रहा हूँ। अच्छा, आप दुबई गए, 15 से 16 साल आप जलावतन रहे। 20 साल जलावतन रहे। आप दुबई क्यों गए थे, क्यों जलावतन रहे, और वहाँ पर किन मुश्किलात का सामना किया? कैसे हालात थे वहाँ पर जब अपने वतन से, अपने लोगों से, अपने भाइयों से दूर थे आप? ऐसा है कि मैं, क्योंकि 2001 में मैं कॉन्फ्रेंसेस में मदऊ होता था। ठीक है। अफगानिस्तान के बारे में, बोन कॉन्फ्रेंस, रोम कॉन्फ्रेंस, इन कॉन्फ्रेंसों में मैं मदऊ होता था। तो 2001 में जब अमेरिका अफगानिस्तान में इन्वेजन कर रहा था, दरअंदाजी कर रहा था, तो उस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। कोई 60 के करीब जो लीडरान थे अफगानिस्तान के उस वक्त के, जितनी 7 पार्टियां या नॉर्दर्न अलायंस या जितने भी लोग थे, वो उन्होंने अमेरिका को दस्तखत दे दिए कि आप अफगानिस्तान पे दरअंदाजी कर लें। ठीक है। तो उसमें मैं और कुमंदान अब्दुल हक उस मीटिंग से निकले और हमने उस मीटिंग का बायकाट किया। अच्छा। और उनको यही कहा कि अगर आप अफगानिस्तान में हुकूमत बनाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम बम्बार्डमेंट और अमेरिकन टैंक पे आपके साथ नहीं जाएंगे। फिर तो उसके बाद मैं दुबई में रह गया और अब्दुल हक जो है वो अफगानिस्तान चला गया। उसको मेरे मना करने के बावजूद भी वो चला गया और वहाँ पे उसको शहीद कर देगा। यानी आपके लिए भी खतरा था अगर आप वापस आते हैं यहाँ पर? बिल्कुल। 15 साल दुबई में कैसे गुजरे आप? 20 साल जो आपने गुजारे? 20 जाते ही मुझे ये सर्विस प्रोवाइडरशिप मिली, पार्टनरशिप।
मैं वो अच्छा खासा मेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज था, कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ थी, मेरे कारखाने थे, स्टील के, एल्युमिनियम के, टेलीकॉम अभी कंपनी है थी। या खत्म हो गया? नहीं नहीं है। अभी भी है? मैं जो अमेरिका का इनकलाब हुआ तो फिर उसके बाद आप आए, ये वजह मैं थी? फौरन फौरन आया। आप फौरन वहां से आ गए कि जिस अब? जिस दिन अमेरिका चल गया यहाँ से मैं आया। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो समाजी खिदमात सर अंजाम देते हैं अपने इलाके के अंदर, आपको जो दुबई से, असल में वो कहते हैं आप आए नहीं, आपको लाया गया है महमूद खान अजगज़ई के तौर पर, और आप ये जो काम कर रहे हैं, आप सियासत में आने की सोच रहे हैं और आपने यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, उनको कमजोर करना है। अभी 6 साल तो मेरे हो गए या 7 साल। मेरे ख्याल में आज तक किसी ने, हाँ, सोशल काम तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं लिखाई जो कर रहा हूँ वो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ महमूद खान की बात कर रहा हूँ। ये मेरी किताब अगर पढ़ें आप तो उसमें जितने भी पश्तूनों के साथ जिसने खयानत की है, मुल्क के साथ जिसने खयानत की है, कोई भी हो, उसको मैंने तनकीद की जद में लाया आप? तनकीद नहीं, मैंने उसका उसका हकीकत बयान किया कि ये काम इस वक्त इसने ये किया, इस पार्टी के लीडर ने ये किया, इस पार्टी के लीडर ने ये किया, इस मोतबर ने ये किया। जो लोग पश्तूनों के मफादात के खिलाफ गए, उन सबको मैंने दिखाया कौम को कि कौम इसका फैसला करे कि ये लोग जो है इनका क्या किस किरदार है। काबिल है। अच्छा, आपने कहा कि इख्तलाफ में रखता हूँ बादशाह खान से, उन्होंने तालीम के लिए काम किया, मैं उसकी सताइश करता हूँ, क्या इख्तलाफ रखते हैं बादशाह खान से आप? अब मिसाल के तौर पे नॉन नॉन वायलेंट, अच्छा, अदम तशद्दुद। आदम तशद्दुद का मेरा इख्तिलाफ है। अच्छा, अब वो कैसे? अंग्रेज के साथ तो ठीक है, आपने आदम तशद्दुद का रवैया इख्तियार किया, ठीक है, लेकिन जब आपको अंग्रेज और हिंदू ने धोखा दिया तो आपने पाकिस्तान में आके असेंबली का ओथ लिया और अपने भाई को वज़ीर-ए-आला बना दिया और पश्तून कौम को हुकूमत से अलग कर दिया। और ये जो लीडर है हमारे, इन्होंने हमेशा ये किरदार अदा किया है, जो भी लीडर है सियासी, उसने कौम और हुकूमत के वक्त या ममलकत के दरमियान एक पार्ट क्रिएट किया है, एक खलीज क्रिएट किया है। उस कौम को एक दलाल का पार्ट प्ले करके कौम को एक तरफ रखा और हुकूमत के खुद वो दरमियान में जो डील करता है वो खुद करता है और कौम को ऐसे ही छोड़ देता है। ऐसे ही छोड़ देता है। मौजूदा जो अफगान रजीम है, जो अफगानिस्तान के हालात हैं, उनके साथ आपके क्या ताल्लुकात है? क्योंकि महमूद खान तो कहते हैं मैं वजीर खारजा हूँ उनका। मेरे ताल्लुक नहीं है, अभी कोई रब्ता नहीं उनसे? नहीं। जिन मुजाहिदीन के लिए आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया, शहादत दी, जब कोई रब्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या इख्तलाफ हुआ, क्या वजह बनी? उनको तो अमेरिकन लाए हैं। अभी दोबारा जब आए अमेरिका की सपोर्ट से आपको लगता है? देखिए मैं आपको बताऊं कि 1975 में कोई 30-35 लड़के अफगानिस्तान से अमेरिकन यूनिवर्सिटी बेरूत चले गए। उसमें जुल्मा खलीलजाद, अब्दुल्ला अनवारुल हक हादी, इंजीनियर पश्तून, तकरीबन अक्सरियत खिलजी ट्राइब से थी। ठीक है। वहाँ से फिर वो वाशिंगटन और न्यूयॉर्क चले गए अमेरिका के सपोर्ट से। ठीक है। उसमें खलीलजाद जो है वो NSA का डायरेक्टर बना, यानी टॉप पोस्ट। और उसके मुकाबले में जो दूसरा एक नौजवान था स्तानकज़ई, वो भी इसके साथ था, इसी ग्रुप में स्तानकज़ई, जुल्मा खलीलजाद। और जो कतर में मुआहिदा हुआ है वो स्तानकज़ई और जुल्मा खलीलजाद का मुआहिदा है। अच्छा, यानी आप मेरी बात समझ गए? वही लोग जो अमेरिका के सपोर्ट से गए थे, जो अमेरिका ने ट्रेंड किया है, अमेरिका के लिए काम करते थे, वही लोग तो आके वजीर बने, वही गवर्नर बने, वही सब कुछ उन्हीं लोगों ने। तो अफगानिस्तान को तो 20 साल तक उन्होंने चलाया। ऐसे ही है। और मौजूदा रिजीम से आप मुतमईन नहीं है? वहाँ पर लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयत है। इत्मीनान तो
उसको आवाम के आम लोगों के इत्मीनान को तो वो अपने हासिल नहीं कर पाए। नहीं नहीं वो उसमें सोचता भी नहीं है। देखो सबसे जब पहले दिन ये आए तो मैंने एक मैसेज उनको भेजा। मैंने कहा एक तो आपके वहाँ के लोग जो है काम जो है वो अहलकार को संभालो दे दो। अब वो डॉक्टर की जगह पे एक मुल्ला बैठा हुआ है तो क्या डॉक्टरी करेगा। इस तरह हर डिपार्टमेंट के अपने इश्यूज होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ अब स्कूल में एक मुल्ला तालिब है, बोला मैं अलजबरा का टीचर हूँ। मैंने कहा तुम मुल्ला तालिब है? बोला हाँ। मैंने कहा तुम क्या पढ़ा रहे? बोला अलजबरा है क्या, 2 और 2 4। अच्छा। हाँ तो अब कौम का आगे इस तरह जाएगा कौम, साइंस टेक्नोलॉजी पे इस तरह आपको आबूर होगा, जबान प्रोफेशनल इंजीनियरिंग और सब कुछ आप कहाँ से लेंगे ये? या आप कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ लड़ेंगे, आपके पास है क्या टेक्नोलॉजी? तो मैं तो हकीकत बातें जो है मैं उनको ये बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि वो एक सपोर्ट से यहाँ पर आए, तो ये कहा जाता था कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का 5वां सूबा बनने जा रहा है, मुजाहिदीन जो हमने ट्रेन किए थे, हमने तैयार किए थे, अब वो अफगानिस्तान को कब्जा कर चुके हैं। अब पाकिस्तान खुद कहता है कि वो दहशतगर्द है, दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, तो पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया। इसका मतलब ये कि वो आज़ाद है, उनको कोई नहीं लाया। देखें ये तो आपको समझ आ रही होगी कि उसका हैंडलर एक है। वो कौन है? अमेरिका। अमेरिका खुद तंग है, वो कह रहा है मुझे एयरबेस दो, वो एयरबेस देने के लिए दे रहे, बडग्राम एयरबेस। ये तो आपको पता होगा कि $40 मिलियन हफ्ते को उनको मिल रहे हैं। तो उनके मुंजमद असासे मिलने तो चाहिए। और आपको पता नहीं है आप बताएगा। जो मदरसे बने कोई 1 लाख के करीब, वो किस लिए बने? तो ज़िया के दौर में बने थे, रूस को शिकस्त देने के लिए। अफगानिस्तान में तो एक मदरसा नहीं था भाई, ये तो पाकिस्तान में मदरसे थे। पाकिस्तान में आप बंद करे, उधर मदरसे खोले। अच्छा, तो अब ये तो आपका काम है कि इसको डिग आउट करे, आप देखे कि आप रिपोर्टर है कि उधर क्या हो रहा है, रिसर्च करे कि क्या हालात है वहाँ के। मुझे ये बताएगा, जो आपने अपने इलाके के अंदर एक कॉलेज बनाया है, ये कॉलेज आप किससे मुतासिर होकर बना रहे हैं, और इसमें आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? वही तारीखी जो कि रिवायती हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है वही पढ़ाएंगे, या साइंस टेक्नोलॉजी एआई के बारे में बताएंगे? आपका ये प्लान क्या, वाले से हमें थोड़ा थोड़ा हमारे नाज़रीन को शेयर कीजिएगा। ऐसा है कि मैं अपने आप से मुतासर हूँ। अपने आप से मुतासिर हो, अपनी ज़ात से मुतासिर हुआ। अच्छा, फिर? तो मैंने आके यहाँ पे कॉलेज खोले। किस नाम से? अहमद खान मेरे नाम से। अहमद खान के नाम से जी। अच्छा, कॉलेज में फर्स्ट क्लास से लेकर नर्सरी से लेकर सेकंड ईयर तक? सेकंड ईयर तक। मैं ऐसा किया कि मैंने प्राइमरी एज एन इंक्यूबेटर लिया। वहाँ से जब हमें स्टूडेंट मिले हमने प्री मिडिल स्कूल खोला। ठीक है। जब वहाँ से मिले फिर मैंने हाई स्कूल खोला। फिर हाई स्कूल में जब स्टूडेंट मिले हमने कॉलेज खोला। अभी हम इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खोलेंगे। यूनिवर्सिटी खोलेंगे जी। सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट। सरकार तो किधर है, सरकार किधर? तो वो बच्चे मैं 14 अगस्त का झंडा लहरा रहा हूँ, तराना गा रहा हूँ। कर्नल मेरे से 200 गज पे है, कर्नल को फुर्सत नहीं है कि आ जाए। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ कि जैसे फलस्तीन ये स्कूल फलस्तीन में है और वो किला जो है वो इजराइल है। तो जब आपको खुशी ही नहीं होती, जब आप पूछते ही नहीं है कि 1500 बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, आप पूछते नहीं है, आते नहीं है, हम तो कुछ नहीं ले रहे हैं आपसे। ये कर्नल को बता रहे हैं आप? मैं कर्नल को नहीं, पूरे एस्टेब्लिशमेंट को बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि वो खुश नहीं हुए। तो जब वो पूछते ही नहीं है, वो आते ही नहीं है, हम बुला रहे हैं, हम अब इस एरिया में पाकिस्तान का झंडा लहराना मुश्किल काम है। मुश्किल है, आसान है? मुश्किल काम। हम झंडा लहरा रहे हैं, कर्नल साहब को बुला रहे हैं, कर्नल साहब नहीं आ रहे, ब्रिगेडियर को बुला रहे हैं, ब्रिगेडियर नहीं आ रहे। तो मैं फिर नहीं समझता कि इनको किस पाकिस्तान की जरूरत है, किस मुल्क की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फौज की हिमायत और सपोर्ट से आप ये कॉलेज बना रहे हैं। सपोर्ट होता क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दे रहे हैं कि आप वहां पर जाके कॉलेज बनाएं, आयशा खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करे, अपने इलाके के अंदर रसूख पैदा करे, आपको लाया भी इसीलिए गया था। आयशा सबसे पहले तो मैं न के सपोर्ट का मोहताज हूँ, न मुझे ज़रूरत है। मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है।
जो मैं अब तक कर रहा हूँ, हम्म। ये तो किसी से ये बात छुपती भी नहीं है। अगर इन्होंने एक ईंट लगाई हो वहाँ पे तो आपकी बात फिर बजाए। कितने पैसे लगे आपके अभी तक इस कॉलेज को बनाने में? मेरे अभी तक ओवरऑल जो है ओवरऑल तकरीबन 30-35 करोड़ लगे। 30-35 करोड़ आपने लगाए अपनी जेब से? इसमें आप कमाएंगे भी या सिर्फ लगाएंगे? मैं लगा रहा हूँ। फीसिस क्या रखी है जो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं? 1 रुपया नहीं, ये फ्री है? फ्री है। बिल्कुल फ्री है ये को एजुकेशन या सिर्फ बॉयज के लिए? यूनिफॉर्म फ्री है, हाँ। किताबें फ्री है, बस्ते फ्री है। अच्छा। और वहाँ पर रिहाइश ये तो हमारे अपने गांव के। हाँ। अगर बाहर के आ जाए, अभी हमने फैसिलिटी बनाई है, यानी बाहर से भी आ सकते हैं? आ सकते हैं। और टीचर्स कहाँ से आपने बुलाया, कहाँ से रखे और किस पूरे तरह के टीचर्स? इसमें ऐसे कुछ टीचर के, ये काम तो मैंने कोई 15-20 साल से शुरू किया। वैसे ही मैं बच्चों को स्कॉलरशिप देता आ रहा हूँ, तो वो अब किसी ने बीएस किया, किसी ने एमएस किया, वही बच्चे अभी हमारे पास आ रहे हैं और हमारे टीचर वही है। अच्छा, जिनको आपने पढ़ाया था, आपने सिखाया था, वही आपकी सपोर्ट के लिए आते हैं? जैसे मैंने अर्ज किया कि प्राइमरी हमने एज ए इंक्यूबेटर बनाया, इसी तरह टीचर्स को हमने 8 साल 10 साल पहले पढ़ाया। उसमें जो अपना काम कर सकते थे उन्होंने अपना काम शुरू किया, कोई कंडीशन नहीं है। जो बेरोजगार है या जिनके पास काम नहीं है उनको हम ले आए इधर। ये जो आपका कॉलेज है या जो स्कूल है या जो यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान कर रहे हैं, ये को एजुकेशन है या होगा या फिर अलग अलग सेक्शन है? नहीं, अलग अलग बच्चियों का अलग है, बच्चों का अलग है। प्राइमरी से लेकर फिर से यूनिवर्सिटी तक? प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक। मतलब टीचर्स अलग होंगी, सारा स्टाफ अलग अलग होगा? बिल्कुल। अच्छा, बेहतरीन। ये जो आपने इकदाम उठाया तो वाकई में काबिल सताइश भी है और काबिल तारीफ भी है। आपको मैं दावत देता हूँ, आप आ जाए, कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे इंशाल्लाह। और आप वैसे भी क्रिटिकल एनालिस्ट है, तो ये भी जरा पूछ ले कहीं से कि हमको कहाँ से फंडिंग मिल रही है। ये जरा कंफर्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह सबूतों के साथ आपके पास आएंगे। अच्छा, मैंने मानते हैं कि आप एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर तालीमी इदारे बना रहे हैं, लेकिन आपके अपना इलाका जहाँ पर अमन ना हो तो वहाँ पर ना टीचर्स आएंगे, ना स्टूडेंट्स आएंगे, ना इन्वेस्टमेंट आएगी। जब अमन नहीं होगा तो फिर आप एजुकेशन देने में किस तरह कामयाब हो सकते हैं? ये कौन कह रहा है कि अमन नहीं? आपके खुद भाई कमांडर है, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमन होगा? अब कमांडर की अलग स्टोरी है। तो कमांडर अब ये तो नहीं कर रहा है कि वो हम पे जुल्म करे। कमांडर कर रहा है जो कर रहा है, जिस तरह कर रहा है उसको हमने आज तक बगैर क्रिटिसिज्म के नहीं छोड़ा है। हम उसका जो भी है वो क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे आप करते हैं हम भी करते हैं। तो आपकी बात नहीं मानते? कुछ मुश्किलात है। तो फिर इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जो कमांडर्स का एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां है, क्लाशनकोव्स है, प्रोटोकॉल है, ये जो हमारे नौजवान टिकटॉक देखकर मुतासिर होते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? इनका रास्ता कैसे बंद किया जा सकता है? ये जहाद, ये कोशिश तो आपने अपने घर से करनी है। वो हम कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। 6 साल से मैं जब से आया हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा है कि वो इख्तिताम मुझे नज़र आ रहा है। ये सिलसिला 15 साल से शुरू, और वही जो इनके हैंडलर थे अब ये इतने बड़े हो गए, तो अब इनको कट टू साइज करना है। हैंडलर्स के लिए भी अब मुश्किल हो रही है। अब वो हैंडलर्स फिर एक और तबका ला रहे हैं कि इनको एलिमिनेट करें, तो उसमें फिर हैंडलर खुद दरामद होंगे, खुद हैंडलर फिर संभालेंगे सब कुछ। अच्छा, आपने कहा था कि कम्युनिस्ट की हिमायत से हमारे इलाके में दहशतगर्दी शुरू हुई या फिर हमारे कबीले के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, हम मुजाहिदीन की हिमायत कर रहे थे, मगर अब चूंकि मुजाहिदीन वहाँ पर है और ये रिपोर्ट्स आई है कि आप लोगों ने खुद अस्करों को पनाह दी हुई है, जो लश्कर बन रहे हैं, जो कमांडर्स अफगानिस्तान के आए हुए हैं, आपके घर में पल रहे हैं। हम कौन है? आप पश्तून है, आप अफगान है। यानी ये आपका इल्जाम यानी किस पे है? आपकी फैमिली पर है। मैं भी शामिल हूँ। लाजमी बात है, आप बड़े खान है अपने कबीले के। अभी मेरे साथ कोई 8 के 10 आदमी है गार्ड। मैं गार्ड रखूं क्या नहीं रखूं? रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकता हूँ। ठीक है।
अब आप मेरे साथ चले या मैं उनको इधर ही बुलाता हूँ। हम्म, उनमें वो एक दो बैठे हुए हैं। हम्म, ये देखो ये मूछों वाला, हम्म, वो सरफ भी होगा शायद। हम्म, हाँ, हम्म, उनके शनाख्त कार्ड देखो, हम्म, उनका नाम पूछो, ये मेरा भाई है, हम्म, ये मेरा शहजाद भाई है, हम्म, वो मेरा भतीजा है, हम्म, वो मेरे चाचा है। हम्म, ये आप देखते जाए, ये मेरा रिश्तेदार है, ये जो साथ है, अब वो मेरा बेटा है। अच्छा। हाँ, हम्म, और बाहर जाए, हम्म, ड्राइवर से लेके हम्म। गार्ड तक सबका शनाख्त कार्ड चेक करे। इलाके में बात कर रहा हूँ, वहां पर आपने पनाह नहीं दी हुई? मेरे पास इससे ज्यादा कोई नहीं है। आपके भाई ने पनाह नहीं दी हुई? मेरे भाई से अगर आप पूछ ले, हम्म, जो मुझे पता चला है हम्म, कि उसके तालिबान के साथ, तालिबान ने उस पर ड्रोन फेंका, उसने बमाया टेलीफोन नंबर के जो उसके पास गार्ड थे, जो मैंने सुना है कि 20 गार्ड उसके पास थे, हम्म, उनके फोटो हम्म, और उसके जो जो पेपर है, हम्म। वो पेपर तक भेजे कि भाई ये मेरे पास लोग है। यानी मेरे भाई की मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा, उसमें 1000 खामियां होगी, लेकिन ये नहीं है, 1000 खामियां होगी। मगर ये नहीं, आप ये जो समझते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा मुसलसल? इंकलाब नहीं आ सकता जिस तरह नेपाल में आया था, श्रीलंका में आया था, बांग्लादेश में आया था, तो देखे और इंडिया में जेंजी उठे थे? जिंजी और इनकलाब आना, अब यहाँ के लोग जो है, हम्म, आप इतनी सिकत देखे, स्टालिन डोमा में एक मुर्गे को पकड़ के लिए है, वो मुर्गे से वो पर निकाल दिया। पर निकाल रहा था। फिर वो जब बिल्कुल सारे पर वो मुर्गा चलाता रहा, आखिर में उस मुर्गे को इसने फेंक दिया, जो कुछ दाने उसके हाथ में थे, वो दाने डालता रहा, क्योंकि मुर्गा भूखा था, वो मुर्गा पीछे चलता रहा। तो इस तरह लोगों की यह हालत है कि जो लोग फाके कर रहे हैं, वो क्या जुलूस करेंगे, वो क्या जंजी का रोल अदा करेंगे। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज्यादा, गुर्बत इतनी ज्यादा है। आयशा बश। और उसके मुकाबले में पंजाब और सिंध जो है वो खुशहाल है एज कम्पेयर टू बलूचिस्तान और केपीके। केपीके भी इस असर में है, लेकिन फाइनेंशियली शायद कुछ साउंड हो। क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं या जो मुसल्लत तंजीमें हैं जो ये बात करती है कि हमें एक अलग, एक आज़ाद, एक खुद मुख्तार मुल्क चाहिए, एक रियासत चाहिए, आप समझते हैं कि बांग्लादेश की तरह एक बार फिर पाकिस्तान में तारीख दोहराई जा सकती है, जो मुसल्लत लोग जंग कर रहे हैं रियासत के साथ? नहीं, पॉसिबल नहीं है। नहीं, जिस तरह वो रेड जोन तक पहुंचे, अलहदगी सोल्यूशन नहीं है। अलहदगी मुमकिन नहीं है। वो तो लोग कहते थे कि बांग्लादेश भी अलहदा नहीं हो सकता, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कैसे अलहदा वो? बांग्लादेश की तारीख और है और पाकिस्तान की तारीख और है। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो हमारी मर्जी से हो रहा है या कहीं बाहर से किसी और की मर्जी से हो रहा है? क्या हो रहा है? मिसाल के तौर पर मैं मिसाल पूछ रहा हूँ आपसे कि हमारे पास इख्तियार है या मुल्क हम खुद चला रहे हैं या बाहर से हमें डायरेक्टिव्स मिलते हैं? चूंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसकी वजह से कोई ना कोई हमें डायरेक्ट करेगा, कमांड करेगा। शाबाश। अब जो हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टिव्स दे रहे हैं, उनके लिए क्या हेरबियार काबिल कबूल होगा या टीटीपी काबिल कबूल होगा? बल्कि ये लोग काबिल कबूल होंगे। अच्छा, जबकि 1 मिलियन फौज उनको मिल रहा है, तो उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा तो वही उनके लिए करामत है जो मुल्क। बल्कि मेरा तो ये फलसफा है, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, डिवीजन होंगे लिसानी बुनियादों पे। वो तब होंगे जब पूरी दुनिया कॉन्टिनेंटल स्टेट ऑफ अमेरिका बन जाए। अच्छा, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल स्टेट ऑफ अमेरिका, पूरे कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट जो है वो अमेरिका के दस्तूरस में आ जाए। फिर ये डिवीजन लिसानी और इथनिकल जाविये पे होगी। लेकिन अगर देखा जाए, अगर ये लोग इतने मजबूत है या पीछे से सपोर्ट है या कमांड है या डायरेक्शन है, इसके बावजूद भी मुसल्ला जो जत्ते हैं वो तो रेड जोन तक पहुंच गए थे, सीएम हाउस तक पहुंच गए थे। दूसरा ये कि नौजवान बलोच, नौजवान प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स क्यों मुसल्ला बन रहे हैं, पहाड़ों पे क्यों जा रहे हैं?
ये ना महरूमी है, हम्म, तकलीफ है, लेकिन और हाल जो मेरा तज्जिया है, हम्म, मेरा तज्जिया ये है कि इस हाल में ये लोग सुबह को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सुबह के यानी पूरी दुनिया में अब देखें, अब आप अगर इराक से ले ले, लीबिया ले ले, सीरिया ले ले, अगर ये सब अलग अलग हो जाए, अब ये मेरा यकीन है कि ये अलग होंगे। अब मिसाल के तौर पर कुर्द जो है वो 4 हिस्सों में बैठे हैं, उनको एक मुल्क मिलेगा। बलोच है 4 हिस्सों में बैठे हैं, उनको एक मुल्क मिलेगा। पश्तून 4-5 हिस्सों में बैठे हैं, उनको एक मुल्क मिलेगा। वो तब बनेगा जब पूरी दुनिया अमेरिका के दस्तूरस में होगी, तब जाके ये इकाइयाँ सब अलग अलग होगी। फिर उसको मॉनिटर किया जाएगा बाय मॉनिटरिंग एजेंसीज, जिसमें बड़ा हिस्सा फिर अमेरिका के पास जाएगा और बहुत कम हिस्सा उस मुल्क के लोगों के पास आएगा मुल्क चलाने के लिए। जिस तरह बलूचिस्तान के हालात है, आए रोज़ शाहराहों पे जो हमारे लोग सफ़र करते हैं या जो हमारे ताजर है या ड्राइवर्स हैं, उनकी गाड़ियाँ जलाई जाती है और कुछ मरीज़ों पर फायरिंग्स भी की गई है। तो इस हवाले से हमारे मशरान तो बात करते हैं, लेकिन आपका कोई मौक़िफ़ हमें नज़र नहीं आया। आप क्यों खामोश है? मैं खामोश नहीं हूँ, मैंने आज भी बात की, मैंने कुछ सरदारों को पैगाम भी भेजा कि ये क्यों हो रहा है। फिर अब मुख्तलिफ रिपोर्टें मिल रही है कि ये कोई थर्ड पार्टी है जो ये पार्ट प्ले कर रही है। थर्ड पार्टी से मुराद कौन लोग? रियासत के अपने लोग हो सकते हैं? थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। आपका क्या तज्जिया, क्या एनालिसिस है? TTP हो सकती है, कोई और हो सकता है, कोई और हो सकता है। क्यों कर रहे हैं? इसमें तो ये BLA का वो स्टांस आया कि जो ट्रक जलाए गए थे, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हमने नहीं जलाई है, कोई और लोग है। तो गवर्नमेंट का काम है कि पता लगाए कि कौन लोग। लेकिन जो जरगा बुलाया गया है पश्तूनों के मसाइल हल करने के लिए, आप उसमें शिरकत करेंगे? पश्तूनों के खातिर, एक शख्सियत के खातिर नहीं। देख, ये जरगे तो मैंने जरगे की अफायदियत खोने के लिए जरगे बुलाए जा रहे हैं कि उसकी वैल्यू कम हो जाए। वैल्यू कम हो जाए। तो जब मैं उसके बुनियाद से मुनहरिफ हूँ, जरगा आप किस चीज पे बुला रहे हैं? फिर सबसे बड़ी बात, आप लश्कर किस लिए बना रहे हैं? वो तो एक सियासी बात है ना कि सियासी कारकुनाना में दे। तो जरगा भी सियासी बात है। जरगा भी तो आप कौमी जरगा है, पश्तून कौमी जरगा है। देखे, अब अगर आप बलोच को बलूचिस्तान से माइनस कर सकते हैं? नहीं। बलोच अक्सरियत है और हकीकत है। तो जब हकीकत है और आप आज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बलोच जो है वो उसमें कोई सिर्फ 4 जिले हैं कि क्या है, आज मैंने कोई स्टेटमेंट उसका सुना, किसी ने बताया। तो ये कौन सी रुग़बत की बात है? कौन सी नजदीकी की बात है? बलोच हमारा भाई है। बलोच से आज तक, बल्कि बलोच तो महमूद खान का एहसानमंद है। किस हवाले से? बलोच कहता है कि महमूद खान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। 70s में महमूद खान चलाता था कि हमको सब बलोच कहा गए। हम जब देखते थे कि ट्रांसपोर्ट पश्तून का, दुकानदार पश्तून, कारोबार पश्तून, तिब्तान से लेके कोयटा तक, खुजदार, कराची से लेके कोयटा तक, तुर्बत तक, ग्वादर तक, यहाँ सब पश्तून थे। जब ये चलाने लगा कि ये तो सारे हमारे हकूक का लिए, उन्होंने सब पश्तूनों को वहाँ से भगा दिया, निकाल दिया। चलो मान लेते हैं कि महमूद खान चकज़ई ने या पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने जो जरगा बुलाया उसकी अफादियत कम करने के लिए, जरगे की अफादियत, लेकिन जो हनवड़क का मसला हुआ या फिर ज़ियारत में जो हमारे सिपाही शहीद किए गए, बतौर कबायली मशर हमने आपको किसी भी धरने में, किसी भी एहतजाज में नहीं पाया। देखिए, मैं एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ज़ियारत का जरगा मैं आया जो धरना था,
धरने में आया, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं आया तो एक फातिहा था, एक आदमी कत्ल हुआ था, उसके फातिहा के लिए मैं गया। उसके बाद जो हमारा सिक्योरिटी का इंचार्ज था उसको मैंने टेलीफोन किया। मैंने कहा, बल्कि पूरा कौम हमारे साथ था, कोई 30-40 हमारे मशरान थे। तो मैंने उसको बताया कि मैं जा रहा हूँ ज़ियारत। तो उसने कहा कि मत जाओ। मैंने कहा क्यों? बोला इसमें 16 फैमिलीज जो है वो डायरेक्ट पश्तूनख्वा के, वो उससे दरकिनार। अभी मैं कोई 5-6 बजे मुझको टेलीफोन किया, बोला अभी महमूद खान आ रहा है तो वहाँ पे आपका जाना जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। ज़ियारत आ रहे हैं वो जी, कि महमूद खान कहाँ आ रहे हैं? धरने पे, ज़ियारत के धरने अच्छा, पे, कोयला पाटक। ठीक। लेकिन वहाँ पर इख्तलाफात सबके थे, असर खान चकज़ई भी थे, मौलाना वासिफ साहब भी थे, खुशहाल खान काकड़ साहब भी थे, आप भी आ जाते, क्या हो जाना था? देखिए, मैं जिस आदमी का चेहरा देखना गवारा नहीं करता या वो मेरा चेहरा गवारा नहीं करता, तो मैं तो उसके महफिल में क्या, तो उसके करीब ही नहीं जाऊंगा। अच्छा, मुझे जाना चाहिए जबकि उसने हमारे 150 आदमी मारे हो। कौम की खातिर चले जाते, महमूद खान के पास ना जाते? यार भाई, कौम तो यही कौम है, कौम को तो अभी भी हम कुछ नहीं कह रहे। ये कौम भी जो इसका महमूद का कौम है, जो इसकी पश्तूनख्वा थी, ये तो सब हम लश्कर कशी करके, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कर रहे। तो महमूद का हैसियत क्या है कि मैं उसकी खातिर जाऊं? अगर जरगे, फिर जब उन्होंने तूफान बदतमीजी उठाया सोशल मीडिया पे, मैं तो किसी के कहने पे न कहीं जाऊंगा न कहीं से रुकूंगा। वो कौन होते हैं कि मुझे डिक्टेट करे या इस तरह की बातें करे? एक मेरे जाती इशू है, ये जाती मसला है। एक आदमी ने मेरे वालिद को मारा है और आप बहैसियत पश्तून मुझे कह रहे हैं कि उसने तुम्हारे वालिद को मारा है, परवाह नहीं है, तुम जाके उसके चरणों में बैठ जाते। यानी ये कोई बात है? कोई भी ये डिमांड करे? ऐसा ही है। मुझे ये बताएगा कि अगर आप कहते हैं कि मैंने सुलह करनी है, मैं महमूद खान से मिलता हूँ, ये बात करता हूँ, वो कहता है मैंने भी सुलह करनी है, तो फिर आप दोनों तैयार इस बात के लिए? अगर मैं किरदार अदा करूँ बतौर एक साफी? मैंने तो सारी बातें आपसे तो ये लग रहा हूँ, लेकिन इख्तियार देते हैं? नहीं, मैं देखे, हमने तो कोई 50 जरगों को इख्तियार दिया है, लेकिन कुछ नहीं बना। अभी आप चले जाए उसे इख्तियार ले ले, मैं मान लेता हूँ। चलो देख लेते, ये भी कोशिश कर लेते बतौर नौजवान। आपने एक बात की थी, आपने कहा नवाब अयाज खान चौकीज़ई ये कोई नवाब नहीं पश्तूनों का, ये सिर्फ अपने कबीले का नवाब है। हालांकि जो इनकी कुर्बानियां हैं, जो उनके वालिद साहब की या जो पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत थी, पाकिस्तान में इल्हा किया था, और उसके अलावा जो मुगल खान थे, तो वो तो कुर्बानियां पूरे पश्तून कौम के लिए हैं। तो आपने किस बुनियाद पर यह बात की? मैंने ये बात इसलिए की है कि वो चौकीज़ई है, ठीक है, हर कबीले का अपना मशर खान होता है। तरीनों का सरदार है, कासियों का नवाब है, बारोज़ई का नवाब है, हमारे इलाके में कौमों में खान है, मशर है। और फिर सबसे बड़ा तो मैं इस नवाब और सरदार को मानता ही नहीं हूँ, कोई भी हो। ये तनख्वाहदार अंग्रेज का ये टाइटल है, ये अंग्रेज के एजेंट है। लेकिन नवाब साहब के वालिद साहब के, उनके दादा की तारीख का पता है आपको? कि वो खुद हमें बताते हैं कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे। जब ड्यूरेंट लाइन का मुआहदा हुआ तो उन्होंने कहा आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अफगानिस्तान में रुके, अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग बंद कर दे, गाजी अमानुल्लाह खान ने उन्हें कहा था, या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप वापस अपने इलाके में चले जाए। उन्होंने कहा मैं जंग नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने खानदान वालों के पास जाऊँगा। खानदान? अच्छा, मैंने अगर आपको एप्लीकेशन दिखाया नवाब मोहम्मद खान का कि हमने इतने इतने काम किए हैं, ये कुछ काम अंग्रेज ने कहा कि कुछ काम रह गया, आप ये काम कर ले तो हम आपको नवाबी का टाइटल देंगे, तो
तो कौन को पता चल जाएगा कि वाकई में एक सबूत है जो नवाब साहब ने दावा किया है उसके बिल्कुल आप नवाब साहब से खिलाफ है? मैंने खुद पूछा, मैं खुद मिला उनसे। हाँ नहीं तो ये बात पूछ लो कि ये टाइटल, ये तुम्हारी तनख्वाह जो 400 रुपए थी, तो 400 रुपए तुमको किस एवज में मिल रही थी उस वक्त बरतानिया की तरफ से? इसलिए मिल रही थी कि आप जंग नहीं कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अरे भाई टाइटल मिला, सनद मिला, तनख्वाह मिली, जंग तो हमने लड़ी है, हमने मुफाहमत तो नहीं की। न हम नादिर खान ने अपना अमानुल्लाह खान ने बोला, अमानुल्लाह खान के वक्त में हम गए, अमानुल्लाह खान ने तो हमको नहीं बोला कि तुम वापस चले जाओ। जंग तो मिनहाइसुल कौम, गबिज़ई के अलावा अगर आप मुझे कोई भी इलाका दिखा दे मिनहाइसुल कौम जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जंग किया है, खैबर पख्तूनख्वा से लेके यहाँ तक, तो आप लोगों का कबीला है? कबीला है हमारा। लेकिन नवाब साहब ने ये कहा था कि जो नवाबी का टाइटल मिला है वो पूरे काकड़ कबीले के लिए मिला है, हम पूरे काकड़ कौम के नवाब है, पश्तून कौम के नहीं, काकड़ कौम के नवाब है, ये उनके अल्फाज है। तुम्हें भी तो ये जोगिज़ई के नवाब सिर्फ काकड़ के नहीं है। अब वो उनका इशू है, हमारा नहीं है, हमारा नवाब नहीं है। आप उनको नवाब नहीं मानते? भाई ऐसे तो मैं मानता हूँ कि एक नवाब है, एक टाइटल है, उसके पास एक सनद है, एक तनख्वाह उसने ली है, अंग्रेज ने उसको रजिस्टर्ड नवाब बनाया है, ये तो हम मानते हैं। ये आप मानते हैं? मुझे बताएगा कि इमरान खान को जेल में 3 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहेंगे कि इमरान खान की जो कैद-ओ-बंद है इसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत बुरा हो रहा है, इमरान खान के साथ बहुत बुरा हो रहा है। जो फौज कर रही है इमरान खान के साथ गलत कर रही है। जो भी कर रहा है फौज तो खैर नहीं हो सकता है, हम एब्सोल्युटली नॉट कर रहे हो। अच्छा, आपको लगता है इंटरनेशनल कुव्वतें हो सकती है? तो कौन है आप मुझे बताएं। वो तो कहते हैं कि हमारे जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो उनके खिलाफ। एस्टेब्लिशमेंट, ये जो सब कुछ हो रहा है ये तो मैं नहीं समझता कि हमारे अपने लोग। ये कहाँ से आए फिर ये लोग? ये पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो धमकियाँ आपने नहीं सुनी है? कौन सी? ये जब एब्सोल्युटली नॉट उसने कहा, हाँ, फिर तो उसी पे तो उसको सजा मिल रही है। वो तो कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि साइफर आया था या फिर मुझे निकाला गया, ये इमरान खान की अपनी कोताहियाँ थी, गलतियाँ थी, वो डिफॉल्ट होने वाला। मेरी दानिश तो ये है, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सब गलतियाँ इमरान खान की थी तो आपकी बात मैं मान लेता हूँ। आपकी दानिश क्या है, आप क्या समझते हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ उसका नाजायज हो रहा है। और जो BYC के हवाले से कहा जाता है, मौजूदा हुकूमत भी कहती है, DGSPR साहब भी कहते हैं कि ये दहशतगर्दों की यानी BLF BRA की प्रॉक्सीज है, उनकी आवाज़ को उठाने वाले लोग हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए मैं, बल्कि मेरा स्टांस तो ये है कि ये जंग जो है किसी मसले का नहीं, ये मफादात का जंग है। बेले कितना पैसा लेती है? किससे? आम लोगों से, पेट्रोल से, डीजल से, स्मगलिंग से, भत्ते से, चंदे से। और हमारे सिक्योरिटी इदारे कितना ले रहे हैं? यानी 2025 का इसाया है कि कोई 300 अरब जो है वो बेले ले रही थी और 900 अरब जो है वो हमारे इदारे फोर्सेस ले रहे थे। यानी मुफाद की जंग है, पैसों की जंग है। बिल्कुल। जो मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा हुई है अदालत की जानिब से, आप इस फैसले से मुतमईन हैं? नहीं। अदालत पे यकीन नहीं रखते पाकिस्तान के अंदर अदालतों? अदालत पे यकीन रखना न रखना अलग बात है। एक नाजायज एक औरत के साथ हुआ है, मैं उसको, मेरा स्टांस है कि वो गलत हुआ है। मौजूदा सूबाई हुकूमत खुद मुख्तार है, उनके कारकर्दगी से सरफराज खान बुगटी से मुतमईन है आप? देखिए कोई हल मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके हटने से कौन आएगा और कौन बेहतर होगा, बस यही है जो चल रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने शोहदा के हवाले से जो बात की है, फौज को टफ टाइम दिया है, इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? कौन से शोहदा? उन्होंने कहा कि आप तनख्वाह लेते हैं, फौजियों को कहा था कि आपने पेटी इसलिए बंदी हुई, हम पर कोई एहसान ना करो। तो अब वो तायद करते हैं उनकी स्पीच। अगर गलत बोला हो तो उसे किसी ने पूछा होगा, अगर नहीं पूछा है तो सही बोला होगा। नहीं, आप क्या कहते हैं? आप तायद करते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर उसने ये बोला है और किसी ने पूछा नहीं है तो हो सकता है सही बोल रहा हो। अगर किसी ने पूछा है
तो फिर गलत बोल रहे हैं। जो बलूचिस्तान के अंदर पश्तून इलाके हैं, देखा जाए कि हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास ना गवर्नेंस है, लेकिन जो बलोच बेल्ट है, बेकर को कितना खूबसूरत बनाया गया था, डॉक्टर मालिक साहब ने अपने हल्के की कुतुब वगैरह बनाया था। वो जितनी भी बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे कॉन्फ्रेंस बात करते हैं कि जो पैसे आते हैं, जो स्कॉलरशिप्स आती है, वो सारे बलोच बेल्ट में खर्च होते हैं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। इस पर आप बात क्यों नहीं करते? उसमें मैं ये बात कर रहा हूँ, बल्कि इसको हाईलाइट करें आप। डॉक्टर मालिक और महमूद खान का इतिहास 2.5 साल का हुकूमत ऐसा ही है। हाँ? मालिक से किसी ने, बल्कि किसी जज ने मुझे खुद बताया कि मैंने गिला किया कि तुम सारा पैसा जो है बलोच बेल्ट में लाया, वो पश्तूनों को तुमने कुछ नहीं दिया। फिर उसने कहा भाई मुझसे ज्यादा पैसे महमूद खान ले गया। अच्छा, अपने इलाके के लिए? अपने इलाके के लिए। तो अगर वो खर्च नहीं करते तो मैं क्या करूं? अब ये तो आप पे फर्ज बनता है कि आप ये आदमी या ये ग्रुप या ये सियासतदान जो है, एक सियासतदान से मैंने पूछा, मैंने कहा तुम लोग तरक्याती फंड कितना खर्च करते हो? तो उसने कहा हम 10%। मैंने कहा 90%। बोला वो हम खा जाते, खुद खा जाते सारा, खुद खा जाते। तो आपका जहाज तो ये है, ये बिल्कुल हम आप तो ये इनका ये गंद आप उजागर कर दे। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि एक शख्स जो कि 4 दफा कौमी असम्बली का मेंबर भी बना, जिनकी हुकूमत भी बनी, मौजूदा अपोजिशन लीडर भी है, अगर वो चाहते तो खलील अब्दुल्ला को, चमन को मैं कहूँ कि यूरोप बना सकते थे। क्या वजह है कि आज भी वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी नहीं है? एक स्कूल बनाया, उसका बुनियाद से निकाला और सरिये वगैरह गुलिस्तान बाजार और अब्दुर्रहमान में बिके। महमूद खान ने 20 करोड़ का एक बाजार स्कूल बनाया। अब जाए वो खंडर अभी देखे। अगर वो इतने बुरे, फिर लोग क्यों वोट देते हैं दोबारा से? दोबारा से फिर मतलब लोगों ने नहीं दिया। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने पहले भी अर्ज किया था। बिल्कुल। तो अब वो तो छोड़े, 36 साल से गुलिस्तान का हॉस्पिटल, घोड़ा अस्पताल, हाई स्कूल जो 100 साल पहले बना था, वो सब इसने गिराया और बंद कर दिया। अभी भी अब जब हम कोशिश करते हैं किसी जरिए से कि ये हॉस्पिटल बन जाए, फिर ये सामने आके खड़ा होता है कि नहीं। वजह क्या हो सकती है? आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की? वजह तो ये है कि इन लोगों को कोई चीज मुयसर ना हो। पसमानदा रखे इसको। पसमानदा यानी ये जो हम यहाँ बैठे हैं अभी, ये तो कोई 15-20 साल पहले से तक तो हम कोयटा हमारा एंट्री नहीं होता था। ये आपकी उम्र तो इतनी नहीं है। नहीं है। आप वालिद साहब से पूछे कि कोयटा में इनकी दहशत कितनी थी और ये क्या कर रहे थे। ये तो माफिया है। आप लोगों को इजाजत नहीं थी कि आप कोयटा में इंटर हो जाए? कोयटा में इंटर तो क्या, हमारे लोग मारे जाते थे। तो ये तो मैं, बल्कि कभी मौका मिले मैं आपको किताबें दूं, आप वो पढ़ ले, आप खुद अंदाजा लगा ले कि ये इस इलाके के साथ क्या हुआ है और अभी क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यार, आप कुछ मालूमात हासिल करें, बल्कि आपको पास होगी जो मैं समझ रहा हूँ। यानी मरदमशुमारी कितने सालों बाद होती है? हर 5 साल बाद होनी चाहिए। 5 साल बाद नहीं, अभी 10-20 साल के बाद हमारी मरदमशुमारी हो रही थी। जो 20 साल पहले हमारी मरदमशुमारी थी, महमूद खान ने उससे इनकार कर दिया। क्यों? मैं नहीं मानता। कभी किसी ने पूछा कि पश्चिम का जो डिस्ट्रिक्ट बना वो उनका नाम ही न मनु पड़ा भुट्टो के दौर में। बिल्कुल। फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट बनता था ये डिस्ट्रिक्ट की मुखालिफत करता था। क्यों? उन्होंने कहा हमारी शनाख्त को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमें तकसीम किया जा रहा है। कैसे तकसीम? मुझे बताओ कि अभी उसको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट पे फंड आ रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट पे कॉलेज बन रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट पे स्कूल बन रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट पे कोई ना कोई चीज तरक्याती काम हो रहा है, तो फंड तो उसी डिस्ट्रिक्ट में रिलीज हो रहा है। ठीक है। जैसे आपने कहा वो तो छोड़े, कम अज कम इसके घर में कोई मेरे ख्याल में अरबों रुपए है, उसमें मेरे ख्याल में 40 या 45 अरब रुपए ये लैप्स कर गया
तो मुझे हैरत हुई, मैंने कहा ये लैप्स क्यों किया, फिर वजह क्या है? तो वो उस आदमी को पता था, बोला ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पंजाब को या सेंट्रल गवर्नमेंट को जब यहाँ से फंड लैप्स होके रिटर्न जाता है उसका भी परसेंटेज मिलता है अच्छा, मेंबर को, कोई 15-20% उससे मिलता है। बल्कि ये क्लाशनकोव कल्चर, ये हीरोइन कल्चर, ये सब कुछ कौन है? आपने एक ये लश्कर की बात की है कि हाँ? डॉक्टर नजीब के दौर में उन्होंने कहा कि मुझे लश्कर बना के दिया जाए, मेरी मदद की जाए, 5,000 का लश्कर बनाया था, वो किस मकसद के लिए था? वो पंजाब के लिए। फिर कितने हमले हुए पंजाब पर? हाँ, फिर कितने हमले हुए? नहीं, हमले तो वो गुलिस्तान पे हुए। अपने लोगों से लड़ाई शुरू थी, हाँ, वो लश्कर फिर खत्म हो गया। हाँ, तो जब नजीब गया तो फिर वो भी खत्म हुआ। बल्कि इसका आप इसे अंदाजा लगा लो कि मेरा एक पार्टी के साथ मिसाल के तौर पर रोबत है, ठीक है, अब मैं इसी हद तक रहूंगा, लेकिन एक आदमी नूर मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ था, हफीज इस्लामी के साथ जुड़ा हुआ था, बेबरक के बबरक साथ, कारमल के साथ जुड़ा हुआ था, डॉक्टर नजीब के साथ, रशियन के साथ जुड़ा हुआ था, डॉक्टर नजीब के साथ जुड़ा हुआ था, अशरफ गनी साहब और बाकी अशरफ गनी, हामिद करजई, अमेरिकन, उनके साथ भी जुड़े हुए। अमेरिका के साथ अभी तक जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि जुमारा बीच में $8 मिलियन लिए, और बाकी तो छोड़े ये इसका नवाज शरीफ के साथ कि वो पश्तूनी नहीं होगा, मशरूक को सपोर्ट ना करे, बेगैरत होगा। बेगैरत होगा। अभी इसको देखो, इमरान खान को, वो इमरान खान को डुबाया इसी ने, महमूद खान ने डुबाया इमरान खान को। अच्छा, तो इसकी पार्टी तो तितर बितर होगी इस वजह से। जो खुशहाल अलग हुआ तो कितना नुकसान पहुंचा है महमूद खान को, कितने कमजोर हुए? वो तो आधे से ज्यादा इसको नुकसान पहुंचा उनको। हाँ? आपके इलाके में जो पसमानदगी है, जो गुर्बत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात है, जो हेल्थ और एजुकेशन के हालात है, मान लेते हैं महमूद खान ने काम नहीं किया, लेकिन जो 20 सालों से मुसलसल चौथी दफा जमरक खान मुंतखिल इलेक्ट हो रहे हैं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि भाई साहब आप किधर है, आप क्यों काम नहीं करते? हमने किया है। क्या कहते हैं वो कहता है 90% में कहता हूँ। जमरक खान ने कहा कि 90% मैं खाता हूँ, 10% मैं आप लोगों पर इन्वेस्ट करता हूँ, तो फिर आप बार बार वोट क्यों देते हैं उनको? देखिए, वो एक अलग इशू है। वो कोई ऐसी चीजें हैं कि वो फिर आड़े आ जाती है। मतलब आप लोग कॉम्परस्ती करते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि महमूद खान? कॉम्परस्ती, देख, वहाँ इलाके में रहना और फिर लोगों के मफादात जुड़े हुए हैं, ये जो सपोर्ट करते हैं वो भी इसी नहज पे है, वो भी यही लोग हैं, वो एक ताली के चटे पिटे। मतलब ये सब फौज के लोग हैं? नहीं, फौज के नहीं, जो इलाकाई लोग हैं। तो इस मुश्किल हालात में आप सियासत में कब एंट्री करेंगे? इलाके को जरूरत है आप जैसे रहनुमा की, एक खिदमतगार की, एक सोशल वर्कर की। देखे, मैं जितना कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मैं इनको एजुकेट कर रहा हूँ। अब वो जिनको मैं एजुकेट कर रहा हूँ फिर तो उनका काम है कि वो कौन कौन लीड करे। नौजवानों का काम है, नौजवानों का काम है। अब 1500-2000 बच्चे अगर मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपने कहा कि हाईटेक काम कोई आप ले रहे हैं, नहीं ले रहे, यानी अभी हमारे बच्चों ने ड्रोन बनाया, विल यू बिलीव इट? किलाबला के बच्चों ने ड्रोन बनाया, गुलिस्तान के हमारे इंस्टीट्यूट के मिसाइल बनाए, जबरदस्त, क्रेन बनाए, लोडर बनाए। तो इसलिए इसके उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ले आए, कि हम उनको ट्रेंड करें। ये करने के बाद फ्यूचर के और क्या प्लान है? प्लान बी, सी, डी? देखिए, ABCD तो अगर यही एक चीज में करूं, ये बहुत है। ये 500 साल मंसूबा है। ऑक्सफोर्ड का 1200 साल हो गए और वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, और अभी भी काम शुरू है। बिल्कुल सही बात। लड़कियों की तालीम के हवाले से आपने बात की है, आपने अपने बच्चों को पढ़ने दिया? बिल्कुल। कितना एजुकेशन हासिल कर चुकी है वो लोग? मेरी अभी एक नवासी लंदन में अभी ग्रेजुएट हो गई। अच्छा। हाँ। तो यानी ख़वातीन का भी हिस्सा होना चाहिए कि वो भी आके माशरे में हिस्सा ले, मर्दों के शाना बशाना। बिल्कुल। मैं जब स्कूल पहला गुलिस्तान में मैंने स्कूल बनाया, आज से 30-32 साल पहले, मेरी बच्चियाँ उसकी टीचर थी। सबसे पहले मैंने कुर्बानी दिया।
इसी वजह से तो अब मेरी बहू पढ़ाती है। अपने घर के लोग हैं। हाँ, बल्कि मेरे भतीजा, मेरे भाइयों की बेटियाँ, वही वही सब हम पढ़ाते। ये भी कोई खबर आई थी कि आपने अपना कोई डिजिटल मीडिया चैनल लॉन्च किया है, किस नाम से लॉन्च किया आपने? इस बात में सदाकत है? नहीं, वो उम्मीद है आप मेरे साथ मिल जाए तो फिर इकट्ठे करेंगे। नहीं, मैं तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन वैसे कोई प्लान है इस हवाले से, या कर तो लिया है या करने? प्लान तो बहुत है। कोई चैनल लॉन्च नहीं किया अभी तक प्रॉपर तरीके से? सुना तो था कि आपने कोई चैनल लॉन्च किया है। वो तो खुफिया है वो। ये खुफिया बात है, यानी है कुछ। अजीज साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें। नाज़रीन कराम, ये थे अजीज साहब की रुदात, उनकी कहानी, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी मुश्किलात, जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से इलाकाई मसाइल पर बात की, सूबाई मसाइल पर बात की और मुल्की मसाइल पर बात की है। एजुकेशन के हवाले से जो इनका किरदार है वो सबके सामने है। आप देख सकते हैं कि वो ना सिर्फ मेल्स के लिए बल्कि फ़ीमेल्स के लिए ना सिर्फ एजुकेशन देते हैं, ना सिर्फ वो रिवायती चीज़ें पढ़ाते हैं, बल्कि जदीद तरीक़ों से उनको पढ़ाया जाता है कि AI किस तरह सीखनी है, स्किल्स किस तरह सीखनी है, क्योंकि आज का दौर स्किल्स का है, ना कि हिस्ट्री पढ़ने का है, ना कि वो चीज़ें सीखने का जिसका कोई तुक नहीं बनता, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक ना हो। तो यह जिस आपकी रुदात थी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह कीजिए कि आप इनके हालात से कितने हद तक इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने